सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल विकास के अंतर्गत शरीर की अवस्थाएं, जिसमें हम बात करेंगे शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में। पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ से बाहर आपको और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल पर तत्काल जुड़ जाइए। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो कंटिन्यू देखने हैं और ग्रो करना है अपने नॉलेजमेंट को। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बाल विकास क्या चीज़ है उसको पहले हम देख लेते हैं। मनुष्य के विकास की प्रक्रिया स्वाभाविक और प्राकृतिक होती है। विकास की प्रक्रिया सरल, अविरल और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बार बार यह वर्ड आपको देखने को मिलेगा संवेगात्मक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संवेगात्मक का मतलब होता है संवेग, और संवेग का साधारण अर्थ है जैसे बालक छोटा होता है, मतलब शैशवावस्था में होता है, तो उसे अनेक प्रकार के वह व्यवहार करने लगता है। जैसे अचानक वह हंसने लगता है, अचानक गुस्सा हो जाता है, अचानक रोने लगता है, वही संवेग है। संवेग मतलब दर्शाना, कोई चीज़ को शो करना, ठीक है, कोई चीज़ को दिखाना। बाल विकास से का तात्पर्य क्या है उसको देख लीजिए। बालक के विकास की प्रक्रिया, ठीक है, बाल विकास का तात्पर्य है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक की विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विकास के इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरता है। तो सारी अवस्थाओं को आज डिटेल में देखेंगे और यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। चलिए देखते हैं विकास के अभिलक्षण क्या क्या हो सकते हैं। विकास की प्रक्रिया सरल के साथ साथ विच्छिन्न दोनों प्रकार की होती है। विकास बहुआयामी होता है, तो विकास का एक निश्चित आयाम नहीं है, अलग अलग कई प्रकार के आयाम हो सकते हैं। विकास लचीला होता है। विकास और वृद्धि सदा एक समान नहीं होता। विकास और वृद्धि के बारे में आगे देखेंगे। विकास प्रासंगिक होता है। चलिए आगे देखते हैं बाल विकास की क्या क्या परिभाषाएं कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि ये किसका कथन है, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। स्किनर बोलते हैं विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। मंद गति से मतलब काफ़ी धीरे चलने वाली एक प्रक्रिया है। उसके बाद क्रो एंड क्रो, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से परिपक्वता तक की विकसित अवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो मानव जब जन्म लेता है और परिपक्वता की अवस्था में पहुंच जाता है, वहां तक की विकसित अवस्था का अध्ययन कौन करता है? बाल मनोविज्ञान। उसके बाद हार्लाक कहते हैं बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। यह हार्लाक का कथन है। तो इन कथनों को आपको याद करके रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कई बार दोनों को एक समझा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है विकास और वृद्धि के संबंध में। वृद्धि का अर्थ आप समझ लीजिए, वृद्धि का मतलब होता है बॉडी, मतलब फिजिकल ग्रोथ का, ठीक है, और विकास मतलब होता है जो आप समझ से अर्जित करते हैं, अपने अनुभव से अर्जित करते हैं, वो विकास के अंतर्गत आएगा। आगे हम डिटेल में देखेंगे। देखिए, विकास और वृद्धि का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची के रूप में करते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में होता है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, फिजिकल, शारीरिक है ना विकास। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। विकास के अंतर्गत ही आता है वृद्धि, बट इसका चरण अलग होता है और सीमित होता है, मतलब एक निश्चित एज तक होगा। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। एक निश्चित समय तक वृद्धि चलता है, अधिकतम 18 से 22 वर्ष तक यह चलता है, उसके बाद यह रुक जाता है। विकास की शारीरिक वृद्धि, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि बालक बड़ा तो हो रहा है, लेकिन उसका जो मानसिक स्थिति है वह कमज़ोर होता है और वह नॉर्मल बच्चों की तरह ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, या उसका मानसिक विकास स्लो होता है। तो वो दोनों डिफरेंट है, आप ये बात याद रखिए। जैसे 18 साल के दो बालक हैं तो दोनों में पर्याप्त विकास हो, यह जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और एक कम इंटेलिजेंट हो, तो दोनों में यही बेसिक अंतर है। विकास की हम बात करेंगे। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कार्य क्षमता,
व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है। मैंने आपको पहले ही बताया, विकास एक सतत प्रक्रिया है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप बूढ़े होने तक आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, ठीक है, वो विकास के अंतर्गत आएगा। बालक में विकास के लिए वृद्धि होना आवश्यक नहीं है, ये भी आप याद रखिए। हो सकता है कोई बच्चा है, उसमें शारीरिक वृद्धि नहीं हो रही है, फिर भी उसके अंदर विकास हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का हाइट कम रह जाता है या उनमें कुछ अंगों का विकास नहीं हो पाता, फिर भी उनमें विकास वृद्धि नहीं हो पाता, फिर भी उनमें विकास होता है, वे इंटेलिजेंट होते हैं। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है, आप एक बात याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं। गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक होता है। मैंने आपको पहले बताया विकास की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है, गर्भ से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो गर्भावस्था से जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, कहीं कहीं या 6 वर्ष दिया होता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष, मैंने आपको पहले बताया। अगर 6 होगा तो 6 से 13 कहीं कहीं पर दिया जा सकता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। पूर्व बाल्यावस्था 5 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती करके भी कई बार आपको दे देगा, तो उत्तर को परवर्ती भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। किशोरावस्था हम बात करेंगे तो 13 से 18 कहीं कहीं पर लिखा रहता है, यहाँ 12 से 18 है। उत्तर पूर्व किशोरावस्था को 12 से 16 और उत्तर किशोरावस्था 16 से 18 माना जाता है। युवावस्था को 18 से 25 और प्रौढ़ावस्था को 25 से 55, वृद्धावस्था को 55 से मृत्यु तक आपको लेके चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक अवधारणा क्या है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक। यह आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत पूछा जाए किसी क्वेश्चन में तो आपको ये टिक करने हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अपना नोट्स बनाइए, बार बार उसको पढ़िए और कहीं से आपको ज्ञान अर्जन करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जितना हो सके आपको पूर्ण ज्ञान देने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माता के गर्भ में बीजारोपण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। मतलब शिशु जब तक गर्भ में रहता है उन अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। प्रायः यह 9 माह से 280 दिनों का 9 माह या 280 दिनों का होता है, चाहे वो 9 माह ले लीजिए चाहे वो 280 दिन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तो 280 दिन अक्सर पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। गर्भावस्था के विकास की गति बहुत तीव्र होती है। गर्भावस्था में विकास बहुत तीव्र गति से होती है। बालक एक डिंब से एक शरीर बनने में काफ़ी कम समय गर्भावस्था के अंतर्गत लगता है। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। डिंबावस्था गर्भाधारण से 2 सप्ताह तक रहता है। भ्रूणावस्था 2 से 8 सप्ताह, मतलब भ्रूण बनना शुरू हो जाता है। और गर्भस्थ शिशु की अवस्था 8 सप्ताह से जन्म तक, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे शैशवावस्था से जन्म से 6 वर्ष, मतलब शैशवावस्था कब से लेंगे आप, जन्म से 6 वर्ष तक को शैशवावस्था कहते हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। कहीं कहीं पर 6 वर्ष मैंने आपको पहले ही बताया दिया जा सकता है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। शैशवावस्था संबंधी महत्वपूर्ण क्या क्या कथन हो सकते हैं, देखिए। शैशवावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण कथन वैलेंटाइन ने कहा है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। कई बार पूछ देते हैं कथन से संबंधित। वाटसन ने कहा है शैशवावस्था में, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। गैसल कहते हैं प्रथम 6 वर्ष में बालक बाद के 12 वर्षों के दुगना सीख जाता है। मतलब प्रथम 6 वर्ष में वह बाद के 12 वर्षों से भी ज़्यादा सीख जाता है, ये गैसल का कथन है। फ्रायड कहते हैं व्यक्ति को जो भी बनना होता है वह शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक प्रथम प्रायः अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो ये कुछ कथन थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में क्या क्या लक्षण होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। इस अवस्था में बालक पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है। इसका मतलब ये है कि वह कुछ भी काम खुद से नहीं कर सकता। अब शैशवावस्था है, छोटा सा बालक है, दिन भर कहाँ है, बेड में पड़ा रहेगा, या फिर थोड़ा बड़ा भी हो गया तो अपने माता पिता या फिर अपने परिजनों पर निर्भर रहता है। इस अवस्था को भावी जीवन के आधारशिला के रूप में देखा जा सकता है। भावी जीवन का आधारशिला इसलिए माना जाता है कि इस अवस्था में
बच्चे को आप जो भी सिखाएंगे वह सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में उसका व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। बालक का इस अवस्था में मूल प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, इसका कहने का मतलब यह है कि बालक हठी होता है इस अवस्था में, और उसे अगर कुछ चाहिए तो वह तुरंत उसकी पूर्ति चाहता है, या अन्यथा वह रोने लगेगा या जिद करने लगता है। सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। इसका मतलब यह है कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, उसे जो चाहिए मतलब चाहिए, अन्यथा वह रोना शुरू करता है। ठीक है, तो सुख की चाह एकमात्र प्रेरक कौन से अवस्था में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, तो शैशवावस्था में दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। वो बच्चा कहीं आसपास जो भी चीज़ें देखता है उसे दोहराने लगता है, याद रखिए, अनुकरण करने लगता है। शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है शैशवावस्था में। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरों पर निर्भरता पाया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ। क्रियात्मक विकास इस अवस्था में होता है। शैशवावस्था के बाद हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। तो 6 से 12 वर्ष तक यह होता है बाल्यावस्था, जिसका समय काल विद्वानों ने 6 से 12 वर्ष माना है। इसके कुछ अभिलक्षण हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जीवन का अनोखा काल माना गया है। बाल्यावस्था की विशेषताएं या विकास की दृष्टि से एक जटिल अवस्था है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। इस अवस्था में बच्चों में चिंतन तर्क शक्तियों का विकास होता है, मतलब वो सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में जिज्ञासा काफ़ी प्रबल होती है, बार बार वह चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। बहुत अधिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति इस अवस्था में पाई जाती है। मानसिक योग्यता में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। सामूहिक खेल और क्रियाओं के प्रति झुकाव, समूह में खेल करना बालक इस अवस्था में पसंद करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास, सीखने की तीव्र इच्छा पाई जाती है। विकास की गति मंद होती है इस अवस्था में। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, शारीरिक अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था है। मूर्त चिंतन के अभाव अवस्था, इस आयु के बालिका का शारीरिक विकास बालक की तुलना में अधिक तीव्र होता है। याद रखिए, बालिका का विकास तेजी से होता है इस समय। इस काल में बच्चा टोली या समूह में रहना पसंद करता है, इसीलिए इसे गैंग एज कहते हैं। गैंग एज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। खेल, और यहाँ पर बच्चे किशोरावस्था और बाल्यावस्था में कम से रहते हैं। गैंग एज बाल्यावस्था को कहते हैं, आपको याद रखना है। खेल और स्फूर्ति की अवस्था भी इसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था से संबंधित कौन कौन से कथन हैं। तो बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है, याद रखना है ना। तो उसके बाद हम ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति के मूलभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत बड़ी सीमा तक निर्धारण होता है। ये कहा है ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने। फ्राइड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति का अंत और समझने और तर्क शक्ति का विकास होता है। मैं आपको ये कथन इसलिए आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। पर्टिकुलर जब आप बुक लेते हैं तो उसमें एक आध डिफिनेशन दिया रहता है या कथन दिया रहता है, फिर आप जब एग्जाम में आता है तो आप उसको बना नहीं सकते, क्योंकि बिना पढ़े आप इसको कभी बना ही नहीं सकते। आप कैसे जानेंगे किसका कथन है? इसलिए इन सबको आपको लिख के रखना है और पढ़ना है। फ्लाइट ने कहा है इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति का अंत और समझने और तर्क शक्ति का विकास होता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता और छद्म काल कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता का अवस्था किसने कहा है? रॉस ने कहा है, आपको याद रखना है। स्टेन के अनुसार शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हो। किलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिबंधात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। तो ये जो महानुभाव हैं, जो मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये जो कथन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको आपको लिख के 2-3 बार 4 बार रोज़ पढ़ना है, 1-2 बार, ताकि आपके दिमाग में आ जाए, अन्यथा आप भूल जाएंगे। सीरियसली आप भूल जाएंगे। इसको 1-2 बार पढ़ने के बाद कभी भी याद रखा नहीं जा सकता। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो कुछ पाना है तो समय तो देना ही पड़ेगा आपको। तैयारी करना है तो शुरू से लेकर आखिरी तक आपको इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। उसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। किशोरावस्था का अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है, ठीक है। तो 12 कहीं कहीं 13 यहाँ पर दिया होता है। तो परिपक्वता इस एज में आ जाती है, आपको याद रखना है ना। और अपरिपक्वता का एज किसे कहा जाता है? अर्ध परिपक्वता, तो वो बाल्यकाल है ना, बाल्यावस्था। 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा तेजी से शारीरिक विकास होता है। 14 से 18 वर्ष के लड़कों में तेजी से विकास होता है, पहले तो लड़कियों में और बाद में लड़कों में। तो ये है आपका पूर्व बाल्यकाल।
ये उत्तर बाल्यकाल। तो पूर्व बाल्यकाल अगर पूछा तो लड़कियों में ज़्यादा विकास होता है, और उत्तर बाल्यकाल के बारे में या परवर्ती बाल्यकाल के बारे में पूछे जाएगा तो लड़कों में तेजी से विकास होता है। समस्त यौन विकास इसी काल में होते हैं। आपको आइडिया होगा, इसी काल में आवाज़ का चेंज होना, शारीरिक विकास होना, दाढ़ी मूंछ आना, स्त्रियों में उभार आना, ये सारी चीज़ें इसी काल में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इस अवस्था में क्रोध उन्माद की भावना अधिक पाई जाती है। बार बार में बात में क्रोध हो जाना, लड़ाई झगड़े करना, एक चिड़चिड़ापन इसी काल में होता है। आत्मसम्मान की भावना इस काल में होता है। लोगों में इस काल के बच्चों में सम्मान की चाहने की एक भावना होती है। वो चाहते हैं कि हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, हमें सम्मान मिले। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इस एज में काफ़ी कॉमन सी बात है। ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास भी इसी काल में पाया जाता है। या किशोरावस्था का एक अभिलक्षण है, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नायक बनने की चाह इस अवस्था में पाया जाता है। यह जीवन का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, आप याद रखना है ना, जीवन का सबसे कठिन काल भी इसे ही कहा जाता है। अत्यंत जटिल अवस्था का काल भी यह कहा जाता है, क्योंकि इसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। किशोरावस्था में जो लक्षण होते हैं उसको काफ़ी लोग समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था, स्वतंत्रता की भावना, दिवा स्वप्न का काल भी कहा जाता है। ये सारे जो लक्षण हैं ये किशोरावस्था के हैं। दिवा स्वप्न का मतलब होता है आप सपनों में खो जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था में बड़े बड़े सपने बच्चे देखने लगते हैं, इसलिए इसे दिवा स्वप्न का काल कहा जाता है। स्वतंत्रता मतलब उनको स्वतंत्रता चाहिए कुछ काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें जो कथन कहा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उनको देखते हैं। किशोरावस्था का समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, ये जर्सिल ने कहा है। क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। किलपैट्रिक कहते हैं किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, ये काफ़ी पूछा जाता है। स्टेनले हॉल का कथन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध का काल है। और वैलेंटाइन कहते हैं किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 कथन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको पढ़ना है और याद रखना है। आगे हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था। अच्छा, एक चीज़ और है, इस अवस्था में किस प्रकार के शारीरिक भार, किस प्रकार के शारीरिक अवस्थाएं होती तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। हड्डियों की संख्या, दिमाग का वजन, और बच्चों में भाषाई ज्ञान कितना होता है, और बच्चों में किन किन प्रकार की समस्याएं होती हैं मानसिक और शारीरिक संबंधित, तो वो सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, आपको समझ में आएगा। प्रौढ़ावस्था की हम बात करते हैं, 25 से 55 वर्ष के बीच इसको माना जाता है। इस अवस्था में व्यवहारिक जीवन के अवस्था भी कहा जाता है। पारिवारिक दायित्व और निर्माण का कार्य निर्वहन का अवस्था है, क्योंकि इसी समय आपका विवाह होता है और आपके अंदर परिवार संबंधी दायित्व आ जाते हैं। किशोरावस्था के बाद व्यवहारिक और स्थायित्व की ओर प्रबल कदम है। इस अवस्था में लोग स्थायित्व की ओर बढ़ जाते हैं, और जो किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो इस अवस्था में नहीं दिखाई देते। आप धीरे धीरे व्यवहारिक हो जाते हैं और यथार्थवाद की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है, मतलब आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, आपका शरीर में वजन बढ़ने लगेगा, आपका विकास होगा, आपका मानसिक विकास होगा, आप चीज़ों को सीखेंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ये इसी अवस्था में होता है। इससे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा डिटेल हमने नहीं दिया है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है शैशवावस्था और बाल्यावस्था और किशोरावस्था, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अंत में वृद्धावस्था की। तो 55 से मृत्यु, यह अवस्था बाल्यकाल की तरह अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। अध्यात्म और चिंतन की ओर झुकाव, शारीरिक व मानसिक परिवर्तन, बीमारियों की अधिकता और चिड़चिड़ापन, तो ये वृद्धावस्था का प्रमुख लक्षण है। यहाँ आज का यह क्लास मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस वीडियो को ख़त्म करने का कोशिश किया है, ताकि आप भी बोर ना हो। और यह वीडियो कितने इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता है। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टेट, चाहे सी टेट, या किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, या किसी टीचरशिप का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। और भी आपको कहीं कोई ज्ञान मिलता है तो उसको आप देख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम इसका MCQ कराएंगे। यहाँ से अगर कुछ छूटा है तो हम MCQ में कवर करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम MCQ लेकर आते हैं, 50 टॉप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, आपका अभ्यास हो जाए, आपने कितना पढ़ा है आपको समझ में आ जाए। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।